क्या आप जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसने इंसानियत से भरोसा उठा दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने कानून और अदालत पर सवाल खड़े कर दिए, रिश्तों की सच्चाई सामने ला दी। एक इंसान आखिर कितना कष्ट झेल सकता है ये बता दिया। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसकी वजह से इच्छा मृत्यु के ऊपर सिस्टम बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज अरोड़ा शानबाग केस। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक मुंबई से। मुंबई के परेल नामक इलाके में बीएमसी यानी बृह मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। इसे केईएम हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। कहानी 1973 की है। उस समय ये मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। 28 नवंबर 1973 की सुबह 6 से 7 बजे के बीच में एक सफाई कर्मचारी इसी केईएम हॉस्पिटल के बेसमेंट में आते हैं। ये यहीं पर काम करते थे। बेसमेंट में ही हॉस्पिटल स्टाफ का चेंजिंग रूम और स्टोर रूम दोनों था। जब ये सफाई कर्मचारी अपने ड्यूटी पर आए तो बेसमेंट में इन्होंने देखा कि सामने कोई महिला पड़ी हुई है। जब ये उसके पास गए तो सामने का दृश्य देखकर इनकी रूह कांप जाती है। इन महिला के गले पर कुत्ते की जंजीर कसकर बंधी हुई थी। कपड़े काफी हद तक फटे हुए थे। देखने से ऐसा लगा कि इनके साथ किसी ने जबरदस्ती की हो। फौरन ये दौड़कर ऊपर जाते हैं और लोगों को बेसमेंट में पड़ी इन महिला के बारे में बताते हैं। शोर मचता है, पुलिस आती है। हॉस्पिटल स्टाफ ने इन महिला को पहचान लिया। ये थी अरोड़ा शानबाग। ये इसी हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम करती थीं। इनकी हालत को देखकर ऐसा लगा कि अब ये दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन चेकअप करने पर पता चला कि इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। ये केवल बेहोश थीं। तुरंत इनको इसी केईएम हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इलाज के दौरान पता चला कि अरोड़ा वेजिटेटिव स्टेट में हैं, यानी कोमा में चली गई हैं। वो जो कुत्ते की जंजीर इनके गले में बंधी हुई थी उसकी वजह से इनके गर्दन के पास की एक बहुत जरूरी नस फट गई थी। ये नस ब्रेन में ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाने का काम करती थी, जिससे ये कोमा में चली गईं। चूंकि अब ब्रेन में ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुंच सकता था, इसलिए शरीर पैरालाइज भी हो गया, जो उस समय के हिसाब से एक लाइलाज बीमारी थी। अरोड़ा अब ना तो देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। ये अपने हाथ पांव भी कंट्रोल नहीं कर सकती थीं, हिला नहीं सकती थीं। एक तरह से ये जिंदा शव बन गई थीं। केवल इनके दिल की धड़कन और सांसें भर मात्र ही चल रही थीं। डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। ये तो बिल्कुल साफ था कि किसी ने इनके साथ वो बदसलूकी, वो दरिंदगी की है। आखिर वो कौन हो सकता है, इसके बारे में पता लगाना था। अरोड़ा का परिवार कर्नाटक में रहता था। पुलिस इनको मैसेज भिजवाती है। ये लोग भी अपनी बेटी के बारे में सुनकर हताश हो गए, निराश हो गए। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी ये जैसे तैसे मैनेज करके बॉम्बे के लिए रवाना होते हैं। अरोड़ा के कुछ रिलेटिव्स बॉम्बे में भी रहते थे, उनको बुलवाया जाता है। चूँकि अरोड़ा इसी हॉस्पिटल में काम करती थी तो हॉस्पिटल स्टाफ भी इसे अच्छी तरह से जानते थे। इन सभी लोगों से अरोड़ा के जीवन से जुड़ी उस समय के हिसाब से कुछ अनकही जानकारी सामने आती है, जो कुछ इस तरह से है। अरोड़ा का जन्म 1 जून 1948 में कर्नाटक के हल्दीपुर नामक इलाके में हुआ था। ये अपने 8 भाई बहनों में से सबसे छोटी थीं। बचपन से ही ये काफ़ी तेज तर्रार और निडर लड़की थीं, बेबाक बोलती थीं, पढ़ाई लिखाई का भी शौक था। पर इनके घर की हालत पहले से ही बहुत ख़राब थी, पैसों की तंगी चल रही थी। अरोड़ा के 10 साल की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी भाइयों और माँ पर आ गई। इनके 2 भाइयों की तो मानसिक हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। ये लोग अरोड़ा के पढ़ाई की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये 90s का दौर चल रहा था। उस समय में लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं। अगर अरोड़ा नहीं भी पढ़ती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अरोड़ा ने अपने दोस्तों वगैरह से किताबें मांग कर उधार लेकर पढ़ाई की। पढ़ाई के प्रति इसकी लगन को देखकर माता पिता और भाइयों ने कभी भी इसे रोका टोका नहीं। मेहनत मजदूरी करके इसकी फीस भरते गए। जैसे तैसे करके इसको 10वीं तक पढ़ाया लिखाया गया। ये शायद अपने गांव में पहली ऐसी लड़की थी जो इतनी पढ़ी लिखी थी। अरोड़ा का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन कितनी भी मेहनत मजदूरी कर लें फिर भी इसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। 18 साल की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इन्हें अपना करियर बनाना था, कुछ बड़ा करना था। ये समझ चुकी थीं कि इन्हें अपने सपनों के लिए गाँव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। इन्होंने फैसला किया कि अब ये बॉम्बे जाएंगी, वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले तो घर वाले इसका विरोध करते हैं कि शहर में कहाँ पर रहोगी, किसके साथ रहोगी, कैसे रहोगी। लेकिन अरोड़ा की जिद के आगे घर वालों ने घुटने टेक दिए।
बॉम्बे में ही अरोड़ा का कोई रिश्तेदार रहता था, इसलिए घर वालों को इतनी कोई टेंशन नहीं थी। इसके बाद 1967 में यानी 1967 में अरोड़ा अपने एक कज़न भाई के साथ कर्नाटक से मुंबई आ गईं और नर्सिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी और यहीं के हॉस्टल में रहने लगीं। यहाँ से इनके सपनों की उड़ान शुरू होती है। सब कुछ सही चल रहा था। आगे चलकर जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो 1971 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल ने इन्हें जॉब दे दी। अरोड़ा अब जूनियर नर्स के तौर पर काम करने लगीं। ये हॉस्पिटल काफ़ी रेप्यूटेड था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, टेस्ट ट्यूब बेबी सारी चीज़ें यहीं पर अंजाम दी गई थीं। अरोड़ा इस हॉस्पिटल में काम करके काफ़ी खुश थीं। सैलरी भी ठीक ठाक थी। थोड़े पैसे ये खुद रखती थीं और थोड़े घर पर भेजती थीं। परिवार को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। उस समय हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट था जहाँ पर कुत्तों का इलाज किया जाता था। अरोड़ा इसी डिपार्टमेंट में कुत्तों को दवाई देने का काम करती थी। शुरुआती नौकरी तो यही थी। इसी हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर भी सर्विस करते थे। काम के सिलसिले में अरोड़ा की इन डॉक्टर से मुलाकात होती रहती थी। आगे चलकर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बात शादी तक आ गई। दोनों शादी के लिए राजी थे, लेकिन अरोड़ा के घर वाले शादी का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो डॉक्टर किसी दूसरे कास्ट का था। फिर भी अरोड़ा इन डॉक्टर से बॉम्बे में ही सगाई कर लेती है। सोचा कि शादी के लिए अपने घर वालों को कैसे भी मना लेगी। सगाई के बाद जनवरी 1974 यानी 1974 में शादी फिक्स की गई। अभी 1973 के नवंबर का महीना चल रहा था। केवल 2 महीने में अरोड़ा की शादी थी। इन्हीं दिनों अरोड़ा के डिपार्टमेंट में एक वार्ड बॉय काम करता था, सोहन लाल वाल्मीकि। इसकी ड्यूटी थी कुत्तों को खाना देना और साफ सफाई करना। इसको यहाँ पर काम करते कई महीने हो चुके थे। अरोड़ा का इस आदमी के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था। दोनों की आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इसकी वजह थी कि सोहन लाल ठीक से कोई काम नहीं करता था, काम से जी चुराता था। ऊपर से जो कुत्तों को खिलाने के लिए मटन आते थे ये उसको चुरा कर बाद में खुद खा जाता था। इन्हीं सब की वजह से अरोड़ा इससे हमेशा खुन्नस खाती रहती थी। अब आते हैं वारदात वाले दिन। चूंकि अरोड़ा और सोहन लाल की आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, इसलिए पुलिस सोहन लाल को बुलवाती है इससे पूछताछ करने के लिए। पर यह आदमी आज हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिख रहा था। इसको हर जगह पर ढूंढ लिया गया, कहीं नहीं मिला। जहां पर यह रहता था पुलिस उस जगह पर भी जाती है। पता चला कि ये कल रात से ही यहाँ पर नहीं आया। पुलिस को अब सोहन लाल पर शक होने लगा। कहीं अरोड़ा के उस हर्ष के पीछे सोहन लाल ही तो जिम्मेदार नहीं है। धीरे धीरे अरोड़ा की न्यूज़ हर तरफ आग की तरफ फैलने लगी थी। जो भी अरोड़ा की खबर सुनता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि एक 25 साल की नौजवान लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। गले में कुत्ते की जंजीर बांध दी गई थी, जिसकी वजह से अब ये कोमा में चली गई है। शरीर भी पैरालाइज हो गया। ये जीते जी एक शव बन चुकी है। इस हॉस्पिटल के साथ बाकी अन्य हॉस्पिटल में काम करने वाली सारी महिला कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से गुहार लगाने लगीं कि क्या कोई ऐसे ही दरिंदगी करके फरार हो सकता है। उस समय की गवर्नमेंट ने पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि कैसे भी करके उस अपराधी को पकड़ना है, सोहन लाल को पकड़ना है। पुलिस के ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था। इन्होंने अपने मुखबिरों को, खबरियों को काम पर लगाया। सोहन लाल को जानने वाले सभी लोगों से बात की गई, शायद किसी को उसके बारे में कुछ पता हो। पुलिस के लिए ये तरीका कारगर साबित होता है। केवल 1 या 2 दिन के अंदर ही पुलिस सोहन लाल को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इससे पूछताछ किया गया, मारा पीटा गया। इसने पुलिस से डर कर स्वीकार कर लिया कि अरोड़ा का वो हश्र इसी ने किया है। इसी नवंबर महीने में एक दिन सोहन लाल ने अरोड़ा से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी क्योंकि इसके सासू माँ की तबीयत खराब थी, उनको देखने जाना था। इसकी सास उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक छोटे से गांव में रहती थीं। अरोड़ा का तो पहले से ही इससे 36 का आंकड़ा चल रहा था। ये साफ तौर पर मना कर देती हैं। ये कहती हैं कि एक तो तुम ठीक से काम नहीं करते, कुत्तों के लिए आया मटन चोरी करते हो, ऊपर से तुमको छुट्टी भी चाहिए। छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर गए तो मैं लिखित में मैनेजमेंट से सारी शिकायत कर दूंगी, नौकरी हाथ से चली जाएगी। ये सारी बहस तो हो गई। अब इसके बाद 27 नवंबर 1973 की तारीख आती है। इस दिन रात के 8 बजे के बाद अरोड़ा की ड्यूटी खत्म हुई। ये हॉस्पिटल के बेसमेंट में अपने कपड़े बदलने के लिए आईं। अगले दिन यानी 28 नवंबर से ये छुट्टी पर जाने वाली थीं क्योंकि जनवरी में इनकी शादी होने वाली थी तो उसकी तैयारियां वगैरह करनी थी। 27 नवंबर की रात जब अरोड़ा चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए आईं तो यहीं पर सोहन लाल कुत्ते को बांधने वाला जंजीर लिए बैठा था। पीछे से इसने अरोड़ा के ऊपर हमला किया। अरोड़ा इससे लड़ती हैं, विरोध करती हैं, मदद के लिए आवाज़ लगाती हैं, पर सोहन लाल ने इनके मुंह को दबाकर आवाज़ बंद कर दिया। अरोड़ा को काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए सोहन लाल ने कुत्ते की जंजीर को अरोड़ा के गले में लपेट दिया और उसको काबू करने की कोशिश करने लगा। इनके बीच जबरदस्त मारपीट होती है।
अरुणा बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जंजीर गले में कसता जा रहा था। कुछ पलों बाद ये जंजीर इतना कस गया कि अरुणा के गर्दन के पास ब्रेन तक ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाने की जो नस थी वो फट गई। अरुणा तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। आगे खबर यह भी आई कि बेहोश होने के बाद सोहन लाल ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसे डर था कि कहीं कोई आ न जाए, इसलिए इसने बीच में ही छोड़ दिया। अरुणा ने कुछ जेवर वगैरह भी पहन रखे थे, जैसे इसकी सगाई वाली अंगूठी, कान की बाली। इन जेवरों को सोहन लाल चोरी कर लेता है और इसी रात ये फरार हो गया। ये सीधे उत्तर प्रदेश अपने सास को देखने के लिए निकलता है। फिर इसके अगले दिन यानी 28 नवंबर को पुलिस इसको ढूंढना शुरू करती है और केवल 1 या 2 दिन के अंदर ही ये अरेस्ट हो जाता है। अब तो इसने गुनाह भी स्वीकार कर लिया था। इधर जब अरुणा की खबर इनके मंगेतर को पता चली तो वो भी भागकर हॉस्पिटल में आते हैं। ये भी काफ़ी दुखी हुए कि 2 महीने में शादी होने वाली है और ये सब अनहोनी हो गई। 1974 में पुलिस सोहन लाल के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है। इसमें इसके ऊपर कत्ल करने की कोशिश और रॉबरी जैसे चार्जेस लगें। बाकी और किसी तरह के चार्जेस नहीं लगें। दुष्कर्म का तो जिक्र भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये वही जाने। आगे चलकर इसके ऊपर लगे दोनों चार्जेस साबित हो गए। अदालत ने इसे 7 साल की सज़ा सुना दी। अब आप सोच लीजिए, अगर अरुणा की जान चली जाती तो शायद इसे उम्र कैद होती, लेकिन नहीं गई। भले ही वो कोमा में चली गई, पैरालाइज्ड है, समझ लीजिए कि 98% तो मृत्यु हो ही चुकी है। फिर भी ऐसी दुर्दशा करने वाले को केवल 7 साल की सज़ा मिली। कोमा में गया इंसान 1 दिन में भी ठीक हो सकता है, 1 साल भी लग सकते हैं और शायद कभी भी ठीक नहीं होगा। कुछ कंफर्म नहीं है। ऊपर से अरुणा पैरालाइज्ड भी हो गई थी। ये तो लाइलाज बीमारी है। इनके मंगेतर हर रोज़ हॉस्पिटल आते थे। चूँकि वो एक डॉक्टर थे तो अरुणा की हालत को अच्छे से समझ सकते थे। इन्हें अच्छे से पता था कि अरुणा अब हमेशा के लिए ऐसी हो गई है, अब ये ठीक नहीं हो सकती। अगर ये ठीक हो भी गई तो भगवान का चमत्कार ही माना जाएगा। अरुणा के घर वाले भी इसे हॉस्पिटल में देखने आते थे, पर यहाँ आकर कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ रोज़ ये लोग कर्नाटक से बॉम्बे नहीं आ सकते थे, पैसों की तंगी भी हो रही थी। शुरुआत में तो ये आते थे, फिर आना कम कर दिया। कुछ महीनों के बाद आना बंद ही कर दिया। आगे चलकर वो डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। इनका मुंबई में ही एक और क्लिनिक था। अब ये उसी क्लिनिक पर अपना काम करने लगे। हॉस्पिटल को पूरी तरह से छोड़ दिया, इनकी मजबूरी थी। इस तरह से अरुणा केईएम हॉस्पिटल के एक कमरे में एक बेड पर जीवित शव की तरह बेसहारा पड़ी रही। अब इसको पूछने वाला कोई भी नहीं था। जो थे उन्होंने आना बंद कर दिया और आकर भी कोई फायदा नहीं था। ना वो अरुणा से बात कर सकते थे, ना अरुणा इनको ठीक से देख सकती थी। इसकी तो याददाश्त भी जा चुकी थी। घर वाले इतने तंगी में थे कि अरुणा के हॉस्पिटल के चार्जेस नहीं दे सकते थे। इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसका इलाज नहीं करा सकते। वो डॉक्टर भी करीब 5 सालों के बाद किसी और लड़की से शादी करके अपना एक नया घर बसा लेते हैं। हॉस्पिटल में जिनके साथ अरुणा काम करती थी केवल वही लोग बचे थे अरुणा की देखभाल करने वाले, और ये लोग ऐसा करते भी हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कई साल बीत गए। अरुणा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक समय के बाद बीएमसी ने कहा कि अरुणा की हालत अब ऐसी हो गई है, वो ठीक नहीं हो सकती। क्यों ना इसे इसके घर वालों को सौंप दिया जाए, वही इसकी देख रेख करेंगे। हॉस्पिटल में एक बेड ऐसे ही घिरा हुआ है, आखिर कब तक ऐसे इसको रखेंगे। किसी और पेशेंट के लिए वो बेड चाहिए। घर वालों ने तो साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसकी जिम्मेदारी हमारे बस में नहीं। हम पहले से ही आर्थिक तंगी में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये हुआ कि अरुणा कहाँ पर जाएगी। बीएमसी भी हॉस्पिटल में इसे नहीं रख सकते थे और घर वाले भी इसे नहीं स्वीकार कर रहे थे। इस लड़ाई में हॉस्पिटल की नर्सेस और बाकी कर्मचारी सामने आते हैं। इन्होंने कहा कि जब तक अरुणा ठीक नहीं हो जाती तब तक ये इसी हॉस्पिटल में रहेगी, हम इसकी देखभाल करेंगे। ये सभी जानते थे कि अरुणा से इन्हें कोई भी फीस नहीं मिलेगी, ना ही इससे कोई फायदा होगा। फिर भी इन्होंने ऐसा फैसला किया। मामला जब हाई ऑफिशियल्स तक पहुंचा तो हॉस्पिटल स्टाफ के सामने मैनेजमेंट को झुकना पड़ गया। चूंकि अरुणा के पास किसी ना किसी को 24/7 रहना ही रहना है, इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ ने अपने में टाइम मैनेज किया, शिफ्ट बनाया कि इतने से इतने बजे तक ये लोग इसके साथ रहेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। अरुणा की सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नर्सेस ने उठा ली। टाइम टाइम से खाना खिलाना, खाना भी पीस कर पानी की तरह बनाकर पाइप के जरिए दिया जाता था। इनको दवा देना, कभी कभी नहलाना, नाखून काटना, एक तरह से किसी इंसान के लिए हर काम करना। जब इनके नाखून बढ़ते तो हाथ बंद होने की वजह से नाखून बढ़ते बढ़ते हथेली के अंदर धंस जाते थे। दर्द का एहसास तो होता था, लेकिन हाथ को ये खोल नहीं सकती थीं। शरीर में अगर कहीं मच्छर काटे, खुजली हो तो ये कुछ बता भी नहीं सकती थीं। सोच लीजिए इन्हें कैसा लगता होगा। फिर नर्सेस नाखून काटती थीं, बैंडेज लगाती थीं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे सबको अंदाज़ा हो गया कि कब कब क्या करना है। हॉस्पिटल स्टाफ की पूरी कोशिश रहती थी कि अरुणा को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो।
एक छोटे से बच्चे की तरह इनका देखभाल किया जाता था। एक बेड पर ज़्यादा दिनों तक पड़े पड़े पीठ पर छाले पड़ जाते हैं, इसलिए नर्सों ने सोचा कि कभी कभी अरोड़ा को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर सैर कराना चाहिए। इससे इनका मन थोड़ा शांत होगा, मन बहलेगा, लोगों को देखकर सुकून मिलेगा। पहले दिन ही जब इनको व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लाया गया तो लोगों ने इन्हें पहचान लिया कि ये अरोड़ा है। लोग अपनी उंगली से इनके तरफ इशारा करके आपस में बात करने लगे। अरोड़ा को कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती थीं। इन्होंने जब लोगों के इस बर्ताव को देखा तो इन्हें वो घटना याद आने लगी जो इनके साथ हुई थी और ये बेचैन होने लगती हैं। यहाँ की नर्सेस तुरंत ये समझ गईं और इनको वापस से कमरे में ले आईं। अब तो लोगों को पता चल गया था कि अरोड़ा कौन से कमरे में है। इसके बाद वो खिड़कियों से झांककर अरोड़ा को देखते थे, इशारे करके बात करते थे। अरोड़ा इस चीज़ से भी घबराने लगती है। इसके बाद कमरे की सारी खिड़कियों को सील कर दिया गया। ये भी माना जाता है कि अरोड़ा आदमियों को देखकर भी घबराने लगती थीं। वैसे हर साल 1 जून को अरोड़ा का बर्थडे आता था। नर्सेस अरोड़ा के लिए छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती थीं ताकि ये खुश हो सकें। इन्हें लता मंगेशकर जी के गाने बहुत पसंद थे, इसलिए म्यूज़िक सिस्टम में इनके गाने बजाए जाते थे। बर्थडे के अलावा भी कभी कभार ये म्यूज़िक बजते थे ताकि अरोड़ा को खुशी मिल सके। 1974 में सोहन लाल को 7 साल की सज़ा हुई थी। चूँकि 1 साल ये पहले ही ट्रायल के दौरान जेल में रह चुका था, इसलिए 1980 में इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से छूटते ही सोहन लाल हमेशा के लिए गायब हो गया। देखते ही देखते 36 साल गुजर गए। 1973 से 2010 आ गया। इसी साल में एक जर्नलिस्ट की नज़र अरोड़ा पर पड़ती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि अरोड़ा शानबाग पिछले 36-37 सालों से एक ही बिस्तर पर जिंदा शव की तरह पड़ी हुई हैं। वेजिटेटिव स्टेट में पड़े पड़े ये बहुत तकलीफें सहन कर रही हैं। ना इनके बचने का कोई चांस है, ना ठीक होने का और ना ही जिंदा रहने का। इनको यूथेनेसिया देकर हमेशा के लिए मुक्त कर देना चाहिए। ये नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रही हैं। इनको दिए जाने वाले ट्रीटमेंट, लाइफ सपोर्ट सब कुछ बंद किए जाने चाहिए जिससे इन्हें मुक्ति मिल सके। ये सब सुनकर हॉस्पिटल कर्मचारी इनका साफ तौर पर विरोध करते हैं। चाहे जो हो जाए ऐसा ये नहीं करेंगे। 36 सालों से ये अरोड़ा की एक बच्चे के जैसे देखभाल कर रहे हैं। जब तक वो जीवित रहेगी ये उसकी सेवा करते रहेंगे। दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार कर लिया। इन्होंने 3 रेप्यूटेड डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और अरोड़ा की जांच के लिए बॉम्बे भेजा। डॉक्टर्स ने अपनी जांच में पाया कि अरोड़ा अपने तरीके से जीवित होने के इशारे कर रही है। इसका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है। कब ये ठीक हो जाए ये कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें पेश की जाती हैं। कोर्ट में बहस इस बात पर भी हुई कि अगर जीने के लिए कानून बनाए गए हैं तो मृत्यु के लिए क्यों नहीं बने। कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, उसको जीने का अधिकार है, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अगर कोई ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें उसे हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हों, लाइलाज बीमारी हो, तो लाइफ सपोर्ट बंद करने का या यूथेनेसिया का अधिकार उसे खुद को, उसके घर वालों को, सगे संबंधी, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, इन लोगों को है। लेकिन ऐसा करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पिटीशन दायर करने वाली जर्नलिस्ट अरोड़ा के यूथेनेसिया के सपोर्ट में थी। कोर्ट ने इनकी तारीफ की कि खुशी है कि आपने ऐसी चीज़ पर ध्यान दिया, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है अरोड़ा के जीवन का फैसला लेने का, क्योंकि उसका आपसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस केस में जो भी लोग अरोड़ा के साथ थे वो केवल हॉस्पिटल के लोग ही थे और कोई सामने नहीं आ रहा था। इसलिए कोर्ट ने यूथेनेसिया का फैसला हॉस्पिटल स्टाफ पर छोड़ दिया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने तो साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, अरोड़ा की उसके आखिरी सांस तक सेवा करेंगे। बस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ये केस खत्म कर दिया। अरोड़ा की देखभाल हॉस्पिटल की नर्सेस कर रही थीं। अब 2015 आता है। 18 मई 2015 को अरोड़ा की मृत्यु हो जाती है। कुछ महीनों पहले इन्हें निमोनिया की बीमारी लग गई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। 42 साल तक पैरालाइज और कोमा में रहने के बाद अरोड़ा अब मुक्त हो चुकी थीं। वो जो डॉक्टर थे जिनसे अरुणा की शादी होने वाली थी, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बताया कि भले ही इन्होंने उससे मिलना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी हर दिन की खबर रखते थे। अब तो ये काफ़ी बूढ़े हो चुके होंगे। पुणे के यरवाड़ा जेल में सजा काटने के बाद सोहन लाल गायब हो गया। खबर आई कि टीबी या एड्स की बीमारी से उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाद में एक और खबर आई कि वो दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में किसी और नाम से नौकरी कर रहा है। मराठी अखबार के कोई पत्रकार थे। इनका कोई रिश्तेदार सोहन लाल के गांव में रहता था। इनसे इन्हें सोहन लाल की लोकेशन पता चलती है। ये जाते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में। सोहन लाल यहीं अपने ससुराल में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। जेल में रहने के दौरान इसकी एक बेटी की मृत्यु हो गई थी। इसे लगा कि भगवान ने अरुणा को लेकर इसे सजा दी है। जब ये छूटा तो ये सीधे अपने ससुराल आ गया।
यहीं किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। इसके 3 बच्चे हुए। ये अपनी पारिवारिक जिंदगी आज भी जी रहा है। इसने बताया कि अरोड़ा की उस घटना से इसे बहुत अफसोस है। गुस्से में इसने जो भी किया वो गलत था, पर इसने दुष्कर्म नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में होता, कोर्ट सजा देती। इसने आगे बताया कि अरोड़ा की मृत्यु की खबर सुनने के बाद ये भगवान से बहुत माफ़ी मांगता है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।